सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से एक प्यारी सी नमस्कार और मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं, सर वही तो चल रहा था ना, क्या पढ़ेंगे? कोशिका पढ़ेंगे। यानी कोशिका क्या है, किसके बारे में हमने बताया था, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य क्या है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य क्या है, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। बहुत मस्त क्लास थी। दूसरी, जो कोई हरियाणा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, कल अपने चैनल पे पूरे जून की करंट अफेयर डाली गई थी प्रदीप सर के द्वारा। प्रदीप सर बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, नाइस बंदे हैं, आपको पता भी होगा, मोस्ट ऑफ आप जानते भी होंगे, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंडिया जी के और करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं, हरियाणा जी के भी पढ़ाते हैं। तो जितने भी हैं मोस्ट ऑफ जानते होंगे, वहीं से आए होंगे, ठीक है। तो जिसने मतलब जो नहीं जानता तो एक बार चैनल को विजिट करके देखना, कितना मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। और हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, मस्त पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते वो तो आपको ही पता चलता है, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है। मैं भी 100% अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में बता दीजिए। जहाँ तक कमेंट आते हैं, जहाँ तक रिस्पॉन्स जो मिल रहा है ना, ज़बरदस्त मिल रहा है। इस टाइम में भी आपका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, अच्छे लाइक आते हैं, ठीक है ना। एक दो डिसलाइक भी आ जाते हैं कभी कभी, ज़रूरी है, कर जाते हैं भाई बंधु होते हैं कोई, तो भगवान उनको भी कामयाबी जल्दी से जल्दी दे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारा सा, हमने क्या पढ़ लिया था, कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। कोशिका क्या होती है, खोज किसने की, थ्योरी किसने दी। कोशिका की संरचना पढ़ ली थी हमने, संरचना, और वही पढ़ रहे हैं अभी तक। कोशिका संरचना में हमने कोशिका भित्ति पढ़ ली थी, बता देता हूँ मैं, टाइम जाए अपना क्या है, ठीक है ना। 2 की स्पीड पे देख लिया करो। कोशिका झिल्ली पढ़ ली थी, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद जब क्लास शुरू होती है तो आप बाद में भी देख सकते हो इसको, और बाद में देखो तो आप स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है ना। जीव द्रव्य पढ़ लिया था, जो चीज़ आपकी लेवल की है उसे आगे नहीं, जो चीज़ अच्छी मिल रही है उसको ग्रहण कर लो, जो चीज़ आपको आती है उसको स्किप कर दिया करो, आगे कर लिया करो। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, आपको आती होगी तो यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो सकती है ना। जीव द्रव्य कोशिका, उसके बाद हमने पढ़ा था जनाब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में हमने बताया था भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका बोलते हैं, ठीक है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल यानी रिक्तिका के बारे में अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम खत्म कर देंगे आज इसको भी, तारक का है। उसके बाद राइबोसोम, यह भी खत्म हो जाएगा, राइबोसोम। प्लास्टिड, लवक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, लवक से भी। सेंट्रोसोम गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम कितना लगे मुझे कोई उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेता मैं, भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो स्पीड से पढ़ा दिया, नहीं, अपनी चाल है, चलते जाएंगे, ठीक है ना। कछुए की चाल से चलेंगे हम तो, आराम से चलेंगे, प्यार से। 20 मिनट का लेक्चर कभी नहीं आएगा, सोच लेना, ठीक है। आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है 20 मिनट में पढ़ रहा हूँ मैं, 20 मिनट में मेरे साइंस हो जाएगी, तो मैं तो इस बात का दावा नहीं करता, कोई करता है तो आप जिस दिन नौकरी लग जाओ तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद कर देना, मुझे भी बता देना, ठीक है। 20 मिनट में साइंस हो जाती है। रिक्तिका पढ़ने वाले हैं आज, यानी वैक्यूल। सही चल रही है ये, ठीक है। क्या है तो रिक्तिका, सबसे पहले तो
स्पेंजोली। खोज किसने की? तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्पेंजोली ने की थी, स्पेंजोली ने की थी। यहां से क्या क्वेश्चन आता है? स्पेंजोली, ठीक है ना। ये क्या है? पादप में पाई जाती है जी, हाँ जी पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनिमल में पाई जाती है जी, हाँ जी पाई जाती है, ठीक है ना। एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में भी पाई जाती है ये, और पादप कोशिका में भी पाई जाती है, ठीक है। क्या रहती है? दोनों में प्रेजेंट रहती है। लेकिन फर्क क्या रहता है? प्लांट सेल उसके अंदर ये क्या है? क्या बहुत बड़ी संरचना है। क्या है? क्या बहुत बड़ी संरचना है, ठीक है। तो एक लार्ज स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी संरचना है। लेकिन जंतु कोशिका में ये क्या है? कि डेड ऑर्गेनल की तरह होती है, ठीक है ना। लाइक ए डेड ऑर्गेनल, यानी आप कहोगे जी ये एक मृत कोशिकांग की तरह होती है। इसमें क्या होती है? मृत कोशिकांग की तरह होती है। क्लियर है बात? यानी जंतु कोशिका में तो ये एक मरे के समान ही है, ज्यादातर इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पादप कोशिका के अंदर क्या है? ये बहुत बड़ी संरचना है जो क्या करती है, जो आप कह सकते हो, ठीक है, जो 90% भाग, ठीक है, साइटोप्लाज्म का घेरती है, साइटोप्लाज्मा का घेरती है। आप कह सकते हो इस बात को 90% भाग कोशिका द्रव्य का घेरती है या ढक लेती है इसे। इतनी बड़ी संरचना है, देखो, ठीक है। यानी पादप कोशिका में बहुत बड़ी संरचना है, 90% तक ये क्या करती है? कोशिका द्रव्य। मैंने बताया था ये पादप कोशिका, ऐसे यहां बना देता हूं मैं, पादप कोशिका है, ठीक है। और पादप कोशिका के अंदर ये क्या है? ऊपर वाली भित्ति है, ये वाली झिल्ली है, और झिल्ली के पास में यहाँ पे लगवा लो आप, यहाँ पे केंद्रक होता है। आपको ऐसे प्रकार से केंद्रक दिखाई देगा, और ये अंदर वाला भाग इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से, इस प्रकार। ये रिक्तिका है आपकी। तो आपको इस चित्र के द्वारा भी पता चल रहा होगा डायग्राम में क्या दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी संरचना है जो 90% भाग को घेर रही है। याद करवाने के लिए बार बार रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है ना, साथ साथ में याद हो जाए। साइंस से प्यार करवाना है बस, सीधी सी बात ये। साइंस से जो डर लगता है ना, जिस चीज़ से डर गए वो कभी आपके साथ नहीं हो सकती, ठीक है। जिसको प्यार करना सीख गए वो साथ देगी आपका, ठीक है, पेपर तक जरूर देगी। क्लियर बात? तो बात ऐसे क्लियर होती है। तो 90% भाग है। तो करती क्या है ये प्लांट के अंदर? तो ये बहुत सी चीज़ें स्टोर करती है, यानी बहुत सी चीज़ें संग्रह करती है। इस बात को याद रखना है। 4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। खोज किसने की थी, ठीक है। कौन सा बड़ा भाग है जो 90% तक को घेर लेता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? पादप कोशिका में रिक्तिका, ठीक है। जंतु कोशिका में किसके? मृत प्रकार की, बहुत ही छोटी सी पड़ी रहती है एक जगह, ठीक है। उसके बाद ये संग्रह करती है। किसका संग्रह करती है जी? आयन का संग्रह करती है एक तो, हाँ जी होते हैं, यानी कैल्शियम आयन हो गए, उसके बाद पोटेशियम आयन हो गए, उसके बाद आपके सोडियम के आयन हो गए। इस प्रकार से आयन भरे रहते हैं इसमें। इतना याद रखना, आयन भरे रहते हैं। कौन से आयन भरे रहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सेल सेप, ठीक है, यानी कोशिका रस भरा होता है इसमें, ठीक है, कोशिका रस। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से फॉर्म हुआ था बता देता हूँ मैं, किस प्रकार से बना था। जो रिक्तिका के अंदर द्रव पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो किसके अंदर है? वैक्यूल लिक्विड है, उसका दूसरा नाम क्या है या? तो उसे क्या बोला जाता है? कोशिका रस बोला जाता है, कोशिका रस, ठीक है, जो इसके अंदर भरा होता है। तीसरी बात, तीसरा क्या स्टोर करता है? तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इस प्रकार से है। इसके अंदर भरे होते हैं रेड ब्लू पिगमेंट, ठीक है, यानी लाल नीले वर्णक पिगमेंट। जहां पे शब्द आएगा उसका मतलब वर्ण यानी रंग देने वाले, इसके अंदर पिगमेंट भरे होते हैं, ठीक है। ये बात तो यहां पर होती है रिक्तिका की। रिक्तिका का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे पूछा जाता है जो एक्वाटिक प्लांट है, यानी जो जलीय पादप है। जलीय पादप तैरते रहते हैं। जलीय पादप क्या करते हैं? फ्लोटिंग करते हैं। तो वो किसकी वजह से करते हैं? यानी तैरते हैं,
तो आपका आंसर क्या रहेगा, वैक्यूल के अंदर जो गैस होती है ना, ठीक है, तो क्या करती है, वैक्यूल के अंदर क्या भर जाती है, गैस भर जाती है। और गैस भरने के बाद जो जलीय पदार्थ है वो क्या करेंगे, यानी जो पत्तों की कोशिका है ना उसके अंदर वो क्या है, रिक्तिका, और रिक्तिका के अंदर क्या भर गई, गैस भर गई। गैस की डेंसिटी क्या है, कम है पानी से। यानी आपने देखा होगा गुब्बारा अगर फुला के हम घेर दें तो गुब्बारा डूबता है क्या, उसमें गैस भरने से वो डूबता नहीं है। तो आपको याद रखना है इस बात को, वो क्या रहेंगे, पत्ते तैरते रहते हैं। तो वो किसके कारण तैरते हैं, तो आपका आंसर क्या रहता है, रिक्तिका में गैस भरने के कारण जलीय पदार्थ तैरते रहते हैं, ठीक है ना। उनके पत्ते जो ऊपर है, जड़ें नीचे चली जाती है, रूट जो होती है वो क्या है, जल के अंदर होती है, और लिफ जो होते हैं वो इस प्रकार से बचाते हैं। जैसे आपने कमल का पौधा देखा होगा, ठीक है ना, कमल, लोटस बोलते हो, लोटस, उसका पौधा देखा, गैस भर जाने के कारण। बात क्लियर होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और कुछ भी भरा होता है, तो आप कहोगे जी इसके अंदर भरा होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सक्रीटरी, ठीक है। एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है, आप कहोगे जी उत्सर्जी पदार्थ भी इसके अंदर भरे रहते हैं। और कुछ पदार्थ अनावश्यक होते हैं, जो हमारे अनावश्यक पदार्थ, जो पदार्थ कोशिका के लिए अभी जरूरी नहीं है, वो भी किस में भर जाते हैं, इस वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल का हमारा यही था। वैक्यूल क्या है, तो स्पेंजोली ने खोज की थी। ये प्लांट के अंदर बहुत बड़ी संरचना है, 90% साइटोप्लाज्म का भाग घेर लेती है, ठीक है। एनिमल में डेड पार्ट की तरह इसमें कुछ स्टोरेज होता है, ठीक है। इसमें के अंदर सबसे अगर और भी याद ना रही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, सेल से भरा होता है, मुझे सारा बताना पड़ता है भाई, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार, जलीय पदार्थ किसकी वजह से तैरते हैं, तो रिक्तिका की वजह से तैरते हैं। ये बात अगर आपकी क्लियर हुई तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले कोशिकांग की तरफ। ये रिक्तिका क्या है, कोशिकांग ये है, कोशिका के अंदर अंग है, ऑर्गेनल है, ठीक है ना। ऑर्गन अंग के लिए ऑर्गेनल, कोशिकांग के लिए यूज होता है, ठीक है ना, छोटे अंग हो गए। अगला हमारा है लाइसोसोम। अगला हमारा क्या है, लाइसोसोम या लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम, ठीक है। आपने जब पाचन तंत्र पढ़ा था उसमें लाइसोजाइम पढ़ा था, एक लाइसोजाइम, मेरे हिसाब से वो जो काम कर रहा था ना, मोस्ट ऑफ वैसा ही काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ ना कुछ मिलता हो। यानी लाइसो क्या है, लाइस, इस ये शब्द जहाँ पे भी जुड़ा मिलता है ना, इसका मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना, ठीक है, ये भी याद रखना। तो लाइसो क्या कर रहा है, किसी न किसी को तोड़ रहा है। लाइसोसोम जो है, ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो ये किसके द्वारा खोजा गया था, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी, तो आपको आंसर क्या देना होगा, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा लाइसोसोम जो है वो डी डुबे के द्वारा की गई थी। उसकी खोज किसके द्वारा हुई थी, डी डुबे, किसके द्वारा, डी डुबे के द्वारा हुई थी, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे जी इसे सुसाइड बेग भी कहा जाता है, आत्महत्या या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसे क्या कहा जाता है, बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया था, बॉडीगार्ड ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कोशिका का सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है इसे। और क्या कहा जाता है जी, तीसरा इसका नाम एटम बम भी है। क्या बात है, एटम बम भी हमारी कोशिका में पाया जाता है। देखो दुनिया ऐसे ही डर रही है, एटम बम से ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एटम बम का मतलब होता है परमाणु बम। यहाँ पे परमाणु बम तो नहीं आया कभी भी, एटम बम। काम क्या करता है जी, ये इस प्रकार की एक संरचना होती है, ठीक है ना, इस प्रकार की संरचना होती है, आपको देखने को मिलेगी गोल गोल सी। एटम बम इससे याद कर लो आप, बाकी अपने आप याद करवा दूंगा मैं। अब इसका काम है, इसके अंदर पाया जाता है एक एंजाइम
जिसे बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये बात याद रखो आप। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? ये करता है फिर वही बात है, लिसिस, यानी ये क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। लिसिस का मतलब क्या है? तोड़ना। ठीक है ना, हाइड्रो का जल को, यानी ये क्या करेगा? जल को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है ना, कंपाउंड है उसको तोड़ने का काम करेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता क्या है? हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रो जहाँ शब्द आए वो जल के लिए होता है, आपको याद रखना है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ठीक है ना। हाइड्रो शब्द जहाँ पे भी हो, हाइड्रोफिल, हाइड्रोफिलिक, ये शब्द हमेशा किससे होगा? जल से होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है इसमें और इससे निकला ये हाइड्रो। क्लियर बात? इस बात को इस प्रकार से याद करना है। तो ये लाइसिस करता क्या है? यानी ये जब भी किसी के संपर्क में आएगा ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब भी किसी के संपर्क में आएगा तो उसके अंदर जो जल पाया जाता है उसको क्या कर देगा? उसका क्या कर देगा? हाइड्रोलिसिस कर देगा, यानी जल को तोड़ देगा। इसका क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है ना, जिसके संपर्क में आएगा, यानी उसको क्या करेगा? तोड़ने का काम करेगा। अब जल को तोड़ने के बाद आप बताओ, कोई भी जीव है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल। ठीक है ना, और उस जल के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। आपके शरीर में कितना प्रतिशत जल है? 65%। मैं कह दूं जी 65 का 65 मैं नष्ट कर दूंगा, आप जिंदा रह पाओगे क्या? आप कहोगे जी जिंदा नहीं, हम तो मर जाएंगे जल के बिना। जल है तो कल है। यानी किसी भी जीव में ऑर्गेनिज्म है ना जो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जल ही होता है। ठीक है, हड्डियों में जल ज़्यादा है, कोशिका में जल ज़्यादा है, प्रोटोप्लाज्म में जल ज़्यादा है। यानी उसकी कोशिका के अंदर जल जा, उसको क्या कर देगा? ये तोड़ देगा। यानी वो तोड़ने के बाद उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आप कहोगे जी हाँ जी यही बात है, ठीक है ना, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कर क्या सकता है? इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले आपको याद रखना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोलिसिस क्या है? ठीक है ना, जल को तोड़ना हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ठीक है ना, जैसे प्रोटोलाइसिस बोल दूं मैं प्रोटीन का, ग्लाइकोलाइसिस बोल दूं मैं ग्लूकोज का। ठीक है ना, ग्लूकोज किस में टूट रही है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रही है, टूट के ग्लाइकोजन टूट रहा है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं ना। तो इस बात को याद रखो। अब इसका काम क्या है जी? इसके फंक्शन लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। इसका कार्य क्या है? ठीक है, याद हो जाएगा सारा कुछ। इसका कार्य है पैथोजन, यानी जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, हानिकारक जीवाणु जो होते हैं उनको मारने का काम करता है ये। ठीक है, उनको क्या करता है? मारने का काम करता है। दूसरा, डैमेज सेल को भी ये क्या करता है? खत्म कर देता है। यानी खराब सेल है ना, खराब कोशिका जो है उसको भी नष्ट करने का काम करता है, उसको भी क्या करेगा? नष्ट करने का काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करता है? ये अपनी भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? लाइसोसोम। ठीक है, यानी सबसे, अगर आपकी कोशिका के अंदर कोई भी हानिकारक चीज घुस गई ना, ठीक है ना, तो इसको क्या कर देगा? ये फेगोसाइट की तरह खा जाएगा। खा जाएगा मतलब खाएगा क्या? यानी ये मतलब उसकी कोशिका है कोई, ये मान लो जीवाणु आया तो इसने क्या किया? ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद ये क्या होगा? इसके ऊपर प्रहार करेगा और इसका जल है ना वो नष्ट कर देगा प्रोटोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म में नष्ट होने के बाद जीवाणु भी अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी उसके ऊपर कौन सा एंजाइम ठोक देगा? हाइड्रोलिटिक ठोक देगा। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक और हाइड्रोलिसिस कर देगा उसके, तो उसे मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे हानिकारक जीवाणुओं वगैरह को मारने का काम करेगा। अगर सेल क्या हो गया? डैमेज हो गया, तो वो कोई काम का नहीं है हमारे शरीर के अंदर, तो वो क्या करेगा? लाइसोसोम क्या कर देगा? उसको नष्ट करने का काम करेगा। तो लाइसोसोम हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काम करता है ना, यानी तब इसके अंदर एंजाइम है ना, वो क्या होगा? जब ये टूट जाएगा तब इससे क्या होगा? एंजाइम बाहर आ पाएगा। ठीक है ना, यानी आप तो मरता है ना, तब जाके दूसरों को बचा पाता है। यानी ये
इसलिए आत्महत्या कर लेता है जब भी कोई बाहर से जर्म वगैरह आए तो, इसलिए आत्महत्या की ठिल्ली कहा जाता है। बॉडीगार्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हानिकारक जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है, कोशिका की बॉडीगार्ड कहा जाता है। एटम बम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है ना, तो आप याद रखना, अगर ये पहले फट जाए तो कोशिका भी नष्ट कर सकता है, अगर ये बिना काम भी फट जाए तो भी कोशिका को डैमेज करता है। यानी हम तो डूबे, ये बेचारा करेगा क्या? आत्महत्या करेगा भी। हम तो डूबे, या तो जीवाणु या कोशिका को ले डूबे, अकेले नहीं डूबे न सनम, किसी ने किसी को साथ में ले के डूबे। तो याद रखना है, डूबे ने इसकी क्या खोज की थी? लाइसोसोम की खोज की थी। इसका काम ये होता है, आपसे अगर पूछ ले ये एंजाइम वगैरह, ये बात मैं बता दूं, और इसके बाद ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी संख्या जो सबसे ज़्यादा इसकी संख्या कहाँ होती है, तो आप कहो जी, तो एक तो पैंक्रियाज जो होता है, आपने सुना होगा, एक लीवर जो होता है, और इसके बाद एक जो किडनी होती है, एक आपका ब्रेन जो होता है, और एक आपका स्टमच होता है जो अमाशय। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जीवाणु वगैरह आने की संभावना होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? किसकी कोशिका में इसकी संख्या बहुत हो जाती है, यानी कोशिका में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको आंसर देना होगा पैंक्रियाज अग्नाशय में पाया जाता है जी, लीवर यानी यकृत में, किडनी यानी वृक्क, ठीक है ना, ब्रेन यानी दिमाग, और स्टमच यानी अमाशय के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम था जिसके आंसर हमारे मिल गए होंगे, ठीक है ना। और ये मतलब कैंसर का भी कारण बन सकता है अगर ये सही से काम न करे तो, जैसे WBC। WBC से एक बात याद आई मेरे को, इस बात को एक और लिख लेना, ये किस में पाया जाता है, ठीक है, तो ये RBC में नहीं पाया जाता, याद रखना, नोट करके लिख लो, ये बात पूछी गई है, ठीक है ना। स्तनधारियों की RBC के अंदर, स्तनधारियों की RBC के अंदर, RBC के अंदर, या RBC जो कोशिका है उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है ना, एब्सेंट होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इस बात को याद रखोगे आप, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, WBC में पाया जाता है, ये WBC में पाया जाता है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है। उसके कारण ल्यूकेमिया भी हो सकता है, अगर लाइसोसोम ज़्यादा मतलब क्या हो जाए, कोशिकाओं को नष्ट करने, हेड डिसऑर्डर हो जाए किसी प्रकार से वो, तो WBC नष्ट होना शुरू हो जाएगा। नष्ट क्या होगी, वो धीरे धीरे मतलब गुच्छा सा बनना शुरू हो जाएगा, उसका शरीर के अंदर क्या होगा, एग्लूटिनेशन होना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा, ल्यूकेमिया होने के खतरे रहते हैं आपको, यानी ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। अब ये बात क्लियर हुई तो मैं आगे चलता हूँ अपना राइबोसोम। राइबोसोम यानी इसको आप क्या लिखते हो, राइबोसोम ही लिखते हो, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम जो था उसकी खोज किसने की, तो आपको आंसर क्या देना होगा, ठीक है, पेलेट। किस वैज्ञानिक ने की थी, पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी, क्लियर है। इसकी खोज की थी, डिस्कवर्ड बाय पेलेट। उसके बाद राइबोसोम है, उसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा जी प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और क्या कहा जाता है जी, यूनिवर्सल या इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है, यानी कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, ये बात भी सही है जी। यूनिवर्सल ऑर्गेनल भी कहा जाता है इसे, यानी सर्वव्यापी कोशिकांग भी कहा जाता है इसे, ठीक है। क्यों कहा जाता है ये बात मैं वापस में बता दूंगा, ठीक है। करता क्या है जी, फंक्शन क्या है इसका, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है जी, यानी प्रोटीन
का निर्माण करता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये काम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या है? 70S प्रकार, या एक का 80S और एक का 70S, ठीक है। S क्या है? तो इसके लिए स्टैंड फॉर, ऐसा ना, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्प्रेड ड्रग, और ये क्या एक यूनिट है, मापने की इकाई है, जिसका मतलब होता है, ये होता है 1 S बराबर इसका होता है 10 की पावर -13 सेकंड के, इतना छोटा होता है। यानी जो 80S प्रकार है, आप सीधा याद रख लो, मास वगैरह से इसकी क्या बनाई गई है? सभी यूनिट बनाई गई है, और यूनिट के द्वारा इसको मापा जाता है। आप ये रख लो 80 है तो इसका मतलब बड़ा है, 70 है तो ये छोटा है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा नहीं जाता, थोड़ा सा डीप चला जाता है, तो ऐसा आपके दिमाग में रहता है। क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो क्वेश्चन पास क्या है जी, बता दिया मैंने, ठीक है ना। बेड पर यूनिट है एक मापने की, ठीक है ना। क्या मापा जाता है? जैसे राइबोसोम का आकार, और ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले राइबोसोम का आकार मापा था। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रखोगे, 50-40 छोड़ दो इस बात को भी, ठीक है ना। यानी 80S प्रकार के राइबोसोम है ना, वो किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। क्लियर है बात? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? 80S प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और ये लास्ट टाइम बताऊंगा प्रोकैरियोटिक क्या है, टिक कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी छोटे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका है विकसित, मतलब लेस डेवलप है, जिसके अंदर क्या है? सेल भी डेवलप नहीं होता है, सेल पे मेम्ब्रेन नहीं होती, किस प्रकार से, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। यानी 80S प्रकार के, लेकिन 70S प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। 70S प्रकार के दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये 80S प्रकार के है ना, ये तो इसके किस में पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में। लेकिन ये 70S प्रकार के स्पेशल कोशिकांग में पाए जाते हैं। वो कोशिका कौन सी है? एक तो प्लास्टिड है, और मैंने बताया भी था एक माइटोकॉन्ड्रिया है, आपने लिखा होगा। यानी एक तो लवक में पाए जाते हैं, और एक क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप के राइबोसोम रखता है, तो वो किस प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 70S प्रकार के। कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में से ऑप्शन में एक मिलेगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया लगाना होगा या लवक लगाना होगा आपको 70S प्रकार। 80S प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। 70S प्रकार के कोशिका द्रव्य जो है उसमें प्रोकैरियोटिक में। बात क्लियर हुई? ये बात भी याद करनी है हमें, और किस प्रकार से याद करनी है, ठीक है। ये देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये बना किससे होता है, ठीक है ना। तो इसका निर्माण जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या पाया जाता है? एक तो RNA पाया जाता है, प्लस एक स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसका निर्माण किससे मिलकर हुआ है? स्टोन प्रोटीन व RNA से मिलकर हुआ है। RNA से इसका नाम क्या लिया गया? राइबो। याद रह जाएगा क्या? न्यूक्लिक एसिड, राइबो नाम उठाया गया इसका, ठीक है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA की फुल फॉर्म है, और इसके साथ क्या है? एक प्रोटीन है। क्लियर है बात? यानी इस प्रोटीन से याद रखोगे कौन सा प्रोटीन है? स्टोन प्रोटीन है। RNA इसके अंदर होता है, RNA कुछ काम करता है, ठीक है ना। इसकी मदद करता है प्रोटीन के निर्माण करने में। किस प्रकार करता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। DNA से RNA से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो RNA से इसका निर्माण हुआ है। तो यानी पेलेड ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? पेलेड ने राइबोसोम, ठीक है। राई से याद करना, राई एक फसल है, और देसी भाषा में पल्लड़ बोलते हैं। आप जब 2-3 मतलब थैले जो इकट्ठे करके इस प्रकार से जोड़ लेते हो, जिसमें मतलब हरा चारा वगैरह लेके आते हो ना, तो पल्लड़ में आप राई किस में लेके आओगे? पल्लड़ में लेके आओगे, ठीक है। ऐसे याद करना।
प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, प्रोटीन से ही बना है। प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, प्रोटीन से बना है, ठीक है ना। इंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका को चलाने का काम करता है। प्रोटीन बनेगा तभी तो कोशिका बड़ी होगी ना, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है जो कोशिका के लिए जरूरी है। तो इंजन का सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रत्येक सेल के अंदर पाया जाता है। ऐसा कोई भी सेल नहीं है, प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। प्रेजेंट इन इट्स सेल, प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी कहा जाता है, ठीक है, कोशिकाओं। और राई से आप याद करना, राई बहुत ही छोटा सा होता है, एक सरसों की तरह राई होती है, ठीक है। तो राई क्या छोटी होती है, तो आप कहोगे जी सबसे छोटा कोशिकांग भी है, छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो आपका आंसर राइबोसोम रहेगा, ठीक है। मैंने फिर बताया आपको ये किससे बना होता है? आरएनए। आरएनए से याद रखोगे आप राइबो, राइबो नाम ही क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। इसके साथ क्या है जी? प्रोटीन किसे कहा जाता है? प्रोटीन का पद। अरे फैक्ट्री क्यों कहा गया? प्रोटीन का निर्माण करेगा। आप कोई चीज का निर्माण करते हो, मान लो आपको जो जी कपास फैक्ट्री है, तो उसमें कपास ही तो पड़ी मिलेगी ना, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या प्रोटीन भरा रहता है। तो कोशिकांग कौन सा है जिस प्रोटीन का निर्माण कर रहा है? ये वाला। प्रोटीन की फैक्ट्री इंजन क्यों कहा जाता है? मैंने बताया इस प्रकार से। सर्वव्यापी कोशिकांग क्योंकि प्रत्येक सेल में पाया जाता है। उसके बाद आरएनए स्टोन प्रोटीन से बना होता है। दो प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। 80S कहाँ पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका में। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकेरियोटिक कोशिका के प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S पाए जाते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग है। क्लियर हुई बात क्या? राइबोसोम हमारा खत्म हो गया, इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं है, ठीक है। खोज पेलेड ने की थी। फिर देख लो, खोज किसने की थी? पेलेड ने की थी। सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। स्टोन प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इंजन कहा जाता है सेल का, ठीक है। 70S और 80S दो प्रकार का होता है। 70S किस में पाया जाता है? तो यूकेरियोटिक को, प्रोकैरियोटिक में, और 80S यूकेरियोटिक। याद हो गया क्या? उसके बाद आपका आता है जी सेंट्रोसोम, तारक काय। दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है ना। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी है, वहां पर पीडीएफ वगैरह सेंड की जाती है, साइंस गुरु बलवंत के नाम से, ठीक है ना। साइंस गुरु बलवंत, जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से क्या है टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर पीडीएफ वगैरह जो होती है ना, ठीक है, पीडीएफ वगैरह आपकी सेंड कर दी जाती है। तो जो भी आप मतलब बना के भेजो, कोई अच्छे नोट्स बनाते हैं ना तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। कोई बहुत ही अच्छा नोट्स बनाता है, बहुत अच्छे लिख रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, दूसरों को दिया जा सके, ताकि आप जितनी में हेल्प करोगे ना उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। ये बात याद रखना। आप ये सोचते हो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है अगर किताबें मतलब नोट्स देने से कोई पढ़ के कामयाब होता तो किताबों में तो सारा कुछ लिखा ही हुआ है। मैं इतनी बड़ी किताब दे दूंगा आपको, आप पढ़ सकते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपको समझने का तरीका क्या है, आप याद किस प्रकार से कर पाते हैं, कामयाबी वो देके जाता है आपको, न कि किताबें। इस प्रकार से किताबें सहारा है, किताबों में से हम पढ़ के आए हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो मैं कहूँ मैं साइंटिस्ट हूँ, अरे मैं राइबोसोम की खोज करने में, लोगों ने तारक काय की खोज करने में अपनी उम्र निकाल दी होगी इसको डिफाइन करने के अंदर। तो मुझे तो दिया हुआ मिल रहा है डाटा, आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से मैंने भी पढ़ा। ये तो नहीं मैं तारक काय की खोज करके आपको पढ़ा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फेंकता होगा मैंने ये किया, मैं बाहर से कंटेंट लेके आया, कहाँ कुछ नहीं लेके आया, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है, सब टीचर है, मतलब सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना। हम भी कभी स्टूडेंट थे, आप अभी स्टूडेंट हो सकता है आप थोड़े दिन बाद टीचर बन जाओ और ज़बरदस्त वाले बन जाओ। हो सकता है आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप, ठीक है, कहीं लेक्चरर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ तो प्रोफेसर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो भाई, नो प्रॉब्लम। लेकिन रास्ता वही है, ऐसे होकर गुजरता है, स्टूडेंट से ही टीचर की तरफ जाता है, न कि टीचर से स्टूडेंट की तरफ आता है। तो किताबें ही आपको पहुंचा सकती है, हम आसान बना सकते हैं उस चीज़ को, आप पढ़ें बस, आप देखें और जो भी है पीडीएफ सेंड करते हैं, ठीक है ना। बिना बेईमानी के, टेंशन ना लिया करो, कंपटीशन नहीं बढ़ता कहीं पे, क्योंकि आपके अंदर दिमाग वो दूसरे के अंदर नहीं हो सकता। आप किस प्रकार से नोट्स बनाते हो, नोट्स अपने ही समझ में आते हैं, लेकिन कुछ सहारा मिल जाता है बेचारे
जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनको। तारक काय का कुछ भी याद नहीं करना आपको, 3 बातें याद करनी है, बस खत्म कहानी। तार याद कर लो, ठीक है ना। तारक काय की वैसे खोज की थी बेंडन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक उलझाने वाला प्रश्न है, ठीक है। और नाम दिया था बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने नाम दिया था? बोवेरी, ठीक है ना। ये क्या दिया था इसने? नाम दिया था सेंट्रोसोम यानी तारक काय। लेकिन यहाँ से ये पूछा नहीं जाता मोस्ट ऑफ, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा तारक काय की खोज किसने की, तो मोस्ट ऑफ मैं कहता हूँ 99% आपका क्वेश्चन का आंसर रहता है बोवेरी, तो आप इसको मत करना। मैं ये नहीं बताता तो आप कहते जी कोई मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो आप सोचते बताया नहीं सर ने। 1% ये भी रह सकता है, लेकिन 99% आपका क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, बात खत्म हुई, ठीक है। तारक काय करता क्या? तो ये बना होता है सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर। याद रखना ये किससे बना होता है? सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर से बना होता है मिलके, ठीक है। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा मान लो तारक काय है, इसके अंदर 2 सेंट्रियोल मिलेंगे, ठीक है ना। लास्ट में आप पढ़ोगे स्पिंडल फाइबर, एस्टर रेज निकलती है, तो वहाँ पे काम आ जाएगा ये आपके जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नाम है जी सेंट्रियोल, और इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसका नाम है सेंट्रोस्फीयर, ठीक है ना। बीच वाले द्रव को क्या कहते हैं? जो ये इस प्रकार से है सेंट्रोस्फीयर। और ये छोटे छोटे 2 है, क्या है? सेंट्रियोल, यानी सेंट्रियोल छोटे हो गए, ठीक है ना। वेंट्रियोल पढ़ते हैं हम, ठीक है, वेन वाला, ठीक है, तो छोटे हैं ये, सेंट्रियोल है। और ये क्या है? पूरा का पूरा सेंट्रोसोम है। सेंट्रियोल सेंट्रोस्फीयर याद भी रह जाएगा, क्लियर है। बोवेरी ने खोज की थी। काम क्या करता है जी? हेल्प इन सेल डिवीजन, यानी आप कहोगे जी कोशिका विभाजन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लिख लो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देख लेना, ठीक कर लेना, महत्वपूर्ण को भूमिका निभाता है, ठीक है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन स्टार्ट ही कहाँ से होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन में क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही बात याद करनी है आपको। तारक काय की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर रहेगा तारक काय से है, ठीक है। तारक काय की सिलेंड्रिकल संरचना होती है, आपको वो चीज़ याद नहीं रखनी है, ठीक है। सिलेंड्रिकल, इसके अंदर 9 प्रकार के पेरिफल प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी याद नहीं रखना है आपको। तो आपको याद क्या रखना है? तारक काय क्या है। आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है जनाब, भी तारक काय की खोज किसने की थी? बोवेरी। यानी तार को कौन पकड़ेगा? तार वाला जो है, यानी तार है, तार क्या है? वायर है, उसमें 11,000 वोल्ट चल रही है मान लो, ठीक है ना, मोटर वाली, और आपको कहते हैं तार को पकड़ लो, आप तो नहीं पकड़ो, ठीक है ना। तो कौन पकड़ेगा? तो आप इससे याद कर सकते हो, तार को कौन पकड़ेगा? बावड़ा, ठीक है ना, बावरा बंदा पकड़ेगा, ठीक है। फिल्म भी थी एक उसके अंदर, अनिल कपूर की थी, उसके अंदर था एक बावरा, यानी तार को कौन पकड़ेगा? बावरा पकड़ेगा। ऐसे एक बार रिलेट करके याद रख लेना। यानी इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी, ठीक है। और कोशिका विभाजन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? तारक काय निभाता है, ठीक है। ये टूटकर मतलब क्या हो जाता है? दोनों सेंट्रियोल इधर उधर भागने लगते हैं, मतलब पोल की ओर खींचने लगते हैं। उसके बाद स्पिंडल का निर्माण होता है, एस्ट्रे रेत छोड़ी जाती है, ठीक है ना। ये मतलब कोशिका जो गुणसूत्र है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के अंदर। तो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी सेल डिवीजन के अंदर ये क्या कर रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा कर रहा है। इस बात को याद रखना है आपको। अब आपका क्या रह गया? हमारा हो गया लाइसोसोम हो गया जनाब, राइबोसोम भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, सेंट्रोसोम भी हो गया, वैक्यूल भी हो गया,
और क्या रह गया फिर, लिख लो गोल्जी, गोल्जी बॉडी लिख लो, ठीक है ना। गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। तो गोल्जी काय इसके नाम पे पड़ा इसका, गोल्जी काय, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नियरेस्ट न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के पास पाया जाता है। ये बात भी याद रखना है, केंद्रक के पास पाया जाता है ये, ठीक है। काम क्या करता है जी? काम करता है जी, जो भी इसके अंदर क्या आएगा क्या जाएगा इसका निर्धारित करता है, ठीक है ना। यानी गोल्जी काय करता क्या है? तो ये करता है, एक तो ट्रांसफर न्यूट्रिएंट, यानी आप कहोगे जी ये पोषक पदार्थ है ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पदार्थ का परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। दूसरा ये क्या करता है, इसके अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं थोड़े, ठीक है ना, उनकी पैकिंग भी कर देता है ये। उनको क्या कर देता है? पैकिंग, यानी उनके पैकेट बना देता है, पैकेज से बना देता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल यानी अणुओं का पैकेज करके इकट्ठा कर देगा, जब जरूरत पड़ेगी उसको तोड़ के अलग किया जा सकता है। तीसरा क्या करता है ये? हार्मोन सिक्रेशन भी करता है, ठीक है ना, यानी हार्मोन का स्त्रावण करता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? स्पर्म जो होता है उसका एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? स्पर्म के एक्रोसोम होता है, वो रियल में होता है क्या है? तो आपका आंसर रहेगा गोल्जी का ही होता है, गोल्जी बॉडी होता है। स्पर्म यानी शुक्राणु का एक्रोसोम, आगे वाला भाग जो होता है, ठीक है ना, वो। उसके बाद ये अंडे के अंदर, एग के अंदर एक योक जो होता है ना, पीत बोलते हैं जिसको, पीला भाग है, उसका फॉर्मेशन भी करता है, योक फॉर्मेशन भी करता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी। आपसे पूछा जाता है कौन सा कोशिकांग जो हार्मोन का स्त्रावण करता है? गोल्जी का है। यानी कोशिका के अंदर कौन सी, कोशिका में ग्लैंड इन सेल किसे कहा जाता है? कोशिका में ग्रंथि किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? गोल्जी काय को, ठीक है ना। गोल्जी काय को यह हार्मोन स्त्रावण करके ट्रांसफर वगैरह न्यूट्रिशन का इधर उधर कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, ठीक है ना। यानी इसके पास होते हैं इस प्रकार से ये गोल्जी काय है, इसकी आकृति ऐसी होती है। यानी इससे आप याद ही रखोगे डंडा, डंडा तो सुना होगा आपने, डंडा, ठीक है ना। यानी डंडा किसके पास होता है जी? आप कहोगे जी पुलिस के पास होता है। कौन सी पुलिस के पास होता है? दोनों ही होते हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस के पास होता है। किसके पास होता है? ट्रैफिक पुलिस। तो आप याद कर लोगे गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस, यानी यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय को कहा जाता है। आप याद रखो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। केंद्रक के पास पाया जाता है इस प्रकार से केंद्रक, और इसके पास इस प्रकार से डंडे से नजर आएंगे आपको जब आप सेल स्ट्रक्चर देखोगे, यानी सेल कोशिका की संरचना देखोगे, ठीक है ना। ये आपका केंद्रक है, उसके पास पाया जाता है। पोषक पदार्थ यहाँ से इधर लेके जाएगा, इधर से ये पहुंचाने का काम करेगा हार्मोन का सिक्रेशन करके, हार्मोन की वजह से। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका में ग्रंथि कहा जाता है। मॉलिक्यूल पैकिंग करेगा, ठीक है। एक्रोसोम जो उसका निर्माण कौन करता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? गोल्जी बॉडी करता है। स्पर्म का एक्रोसोम आगे का भाग होता है, तंतु बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तंतु वाला भाग। इस प्रकार से आपका क्या है? एक स्पर्म होता है, ठीक है ना। ये पूंछ हो गई उसकी, ये मिडिल पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये बॉडी हो गई, ये एक्रोसोम हो गया। तो इसका निर्माण गोल्जी काय करता है। योग अंडे का पीला भाग जो है, अंडे के बीच में जो पीला भाग पाया जाता है, उसका निर्माण भी कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है। ये बाहर क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा या जाएगा, इस बात को हमारे शहर के अंदर कौन कंट्रोल करता है? यातायात पुलिस। यानी कौन सा साधन आएगा अंदर, कौन सा बाहर जाएगा। यानी फालतू का आ गया चलान काट देंगे, बाहर जा रहा है तो चलान काट देंगे। तो इसी प्रकार से इसका काम भी क्या करता है? गोल्जी काय करता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ट्रैफिक पुलिस रख दिया गया, या आप कहोगे जी इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो गोल्जी काय करता क्या है? तो मैंने बताया गोल्जी काय जो कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी, केंद्रक के पास पाया जाता है। डंडे जैसे
संरचना होती है। ट्रैफिक पुलिस की तरह ये काम करता है, जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस सोचती है बाहर कौन जाएगा अंदर कौन आएगा, ये भी ऐसी चीज़ें हार्मोन का स्त्रावण करता है, बात खत्म होती है हमारे गोल्जी काय की। अरे क्लियर है क्या? कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। कमेंट से मजा आता है, कमेंट करके मैं थैंक्स भी तो लिखता हूँ ना, ठीक है ना। हर कमेंट का आज तक रिप्लाई आ रहा है, टेंशन मत लो, जहाँ तक हो सका पॉसिबल हो सका मैं करूँगा, ठीक है ना। और जॉब के बाद दिन में तो जैसे जैसे फ्री हूँ मैं तो चेक कर लिया करूँगा, टेंशन मत लिया करो। एक आपका रहता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहता है, यानी इंडो का मतलब अतः, प्लाज्मिक का मतलब द्रव्य, ठीक है ना। प्लाज्मा द्रव्य बताया तो था, द्रव्य रेक्टिकुलम जालिका, अतः प्रद्रव्य जालिका बोला जाता है इसे, बात क्लियर हुई। या ई रेक्टिकुलम भी बोला जाता है इसे, लिख लेना ये बात भी, हाँ जी, ठीक है ना। खोज किसने की थी? तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पोर्टर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके साथ आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक था अल्बर्ट, और अल्बर्ट के साथ एक था इर्नेस्ट। तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी खोज की थी। लेकिन आपका आज तक क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ तक पूछा गया है, ज़्यादातर याद कर लेना, क्योंकि कमेंट से मैं डरता बहुत हूँ, गलत कमेंट आई ना, ठीक है। तो खोज किसने की थी? पोर्टर ने, ठीक है ना। किसने खोज की थी? पोर्टर ने खोज की थी, पोर्टर, हैरी पॉटर, ठीक है ना। तो इंडोप्लाज्मी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है ना। तो ये कैसी संरचना है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। इस बात को इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, कैसा ये? एक नलिका जैसी संरचना है, नलिका जैसी संरचना है, बात खत्म हुई, ठीक है। एक नलिका जैसी संरचना है जो करती क्या है? तो बहुत कुछ करती है भाई। सबसे पहले शेप देने का काम करती है, यानी ये प्रोवाइड शेप, आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। आकार प्रदान कैसे करती है जी? बता दूंगा, रुक जाओ। आकार प्रदान करती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल। कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है इसे, कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का मतलब किसे कहा जाता है? तो इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। एक बात याद रखो आप, जालिका जाल सा बनाती है, ये आपका सेल है, ठीक है ना। सेल के अंदर ये आपका केंद्रक है, केंद्रक के बीच में इस प्रकार से मिलेगी आपको ये, मान लो, ठीक है ना। इस प्रकार से भी हो सकती है, यहां भी खत्म हो जाए, हो सकता है इस प्रकार से भी हुई है, यहां खत्म हो जाए। तो इसका नाम क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर इस प्रकार से कुछ लगा हुआ भी नजर आएगा, जिसका नाम होगा राइबोसोम। ये क्या है? चिपके हुए राइबोसोम है, और ये वाली रफ है, ठीक है ना, और ये वाली चिकनी यानी समूथ है, यानी आगे पढ़ेंगे इस बात को। तो ये वाली है, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा याद रख सकते हो, ये किससे कनेक्ट होती है? तो यह तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कनेक्ट है, यानी आप कहोगे जी केंद्रक की झिल्ली से कनेक्ट है। ये या किससे कनेक्ट है जी? आप कहोगे जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो सकती है, यानी कनेक्ट किसके साथ है? या तो इसके साथ है और या इसके साथ है, और दोनों के साथ है। तीनों संभावनाएं होती है, भी केंद्रक के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, और केंद्रक और झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और किसके साथ है? प्लाज्मा झिल्ली के साथ, यानी कोशिका झिल्ली के साथ, ठीक है। या अकेली कोशिका झिल्ली के साथ भी है, जुड़ी हो सकती है, ठीक है। और ये क्या करेगी? इस प्रकार की संरचना, यानी ये जाल सा बनाएगी, तो यह आकार हो गया या नहीं हो गया? तो आकार देने का काम कौन कर रही है? ये कर रही है।
ये आकार देने का काम करिए। जिस प्रकार हमारे शरीर को आकार कौन दे रहा है, हड्डियां दे रही है, तो हमारे शरीर की हड्डियों को क्या बोल दिया, कंकाल तंत्र बोल दिया। तो इसका कंकाल तंत्र कौन हो गया, अंतःप्रदेवा जालिका का एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, कैसी संरचना है, ट्यूब लाइक। काम क्या करती है, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है वैसे, ठीक है ना। ठीक है ना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक ट्यूब की तरह ये जगह देती है। इस प्रकार से होता होता बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है। ये कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, दोनों अलग अलग काम भी करती हैं। क्या करती है जी, यानी इसके 2 ब्रॉड कैटेगरी होती है, ठीक है ना, यानी ये बहुत बड़ी 2 क्या होते हैं, इसके बहुत बड़े भाग होते हैं, बड़े भाग होते हैं। उसका नाम क्या है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी चिकने अंतःप्रदेवा जालिका, चिकने अंतःप्रदेवा जालिका। और दूसरा होता है चिकने के से उल्टा रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो आपका होगा जी खुरदरे, दूसरा क्या, खुरदरे अंतःप्रदेवा जालिका। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से मैं बताऊंगा। यानी ये वाला भाग है, देखो ये जो इसके ऊपर जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं ना, उसका नाम क्या है, राइबोसोम से याद रखोगे, रफ पे चिपके होते हैं, ठीक है। और जिस पे कुछ नहीं चिपका होता उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ यानी चिकनी होती है। और ये ऊपर से राइबोसोम के कारण खुरदरे होते हैं। तो इसके 2 भागों में बांटा जा सकता है, किसको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। क्लियर है बात, यानी रफ स्मूथ, ठीक है। अब जो रफ होता है उसको बोला जाता है ग्रेन्युलर भी, यानी कणिका में भी कहा जाता है इसे। इसके ऊपर आर से याद रखोगे कि क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। यानी राइबोसोम इसके ऊपर क्या, इससे कनेक्ट होते हैं, इसके साथ क्या रहते हैं, जॉइंट बना के रखते हैं। तो राइबोसोम क्या होते हैं, इनसे अपना एक बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है ना, बाउंडिंग रखते हैं। तो राइबोसोम आप लिख सकते हो, इसके साथ चिपके होते हैं। और राइबोसोम चिपके होते हैं ना, वो क्या करते हैं फिर, राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो आपसे पूछे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन करते कौन है, राइबोसोम। आपके घर में काम कौन करते हो, आप नौकरी लगोगे, और आपके पापा जिसे हम बाप बोलते हैं, यानी आप नौकरी लगोगे, बाप का नाम होगा या नहीं होगा, बाप का नाम होगा तो आपके दादा का नाम होगा, और दादा के नाम होगा तो आपके पूरे खानदान का नाम होगा, ठीक है ना। और खानदान का नाम होगा तो आपके गांव का नाम भी होगा, भी गांव से था, गांव से फिर जिले का नाम होगा, जिले का नाम हुआ तो आप किस डिस्ट्रिक्ट स्टेट से हो, हरियाणा का नाम हो सकता है, पंजाब किसी से भी हो आप, ठीक है ना, यूपी से। हरियाणा का नाम हुआ तो फिर देश का भी होगा, और देश का हुआ तो फिर महाद्वीप का भी होगा। तो नाम काम आपने किया और नाम ये भी ले रहे हैं। तो राइबोसोम किस पे चिपके हैं, तो इस पे तो नाम इसका भी हो रहा है भाई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा, कहानी लंबी गई, इस बात को समझ के देखो आप, ठीक है ना, कंसेप्ट क्या है। उसके बाद दूसरा होता है एक स्मूथ, एक तो क्या हो गया, रफ हो गया, दूसरा यहाँ लिख लो आप स्मूथ, जिसे क्या बोला जाता है, ए ग्रेन्युलर भी बोला जाता है। ग्रेन्युलर, ठीक है ना, ए ग्रेन्युलर यानी कणिकाहीन भी बोला जाता है इसे। कणिकाहीन बोलेंगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं चिपका होता, राइबोसोम वगैरह, ये चिकनी होती है, ठीक है ना। ये करती क्या है, तो इसके फंक्शन क्या है, तो ये बात सुन लो आप, ये काम क्या करती है, तो ये काम करती है, एक तो लिपिड होता है ना, लिपिड सिंथेसिस का काम करती है, यानी लिपिड को आप वसा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वसा का निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है, ठीक है। और वसा का निर्माण करने के साथ ये कुछ स्टोरेज भी करती है, जैसे आयन वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, आयन स्टोर करने का भी काम करती है,
क्या करती है, आयरन स्टोर, कार्बोहाइड्रेट का कुछ स्टोरेज करती है ये। कुछ इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो आप दोबारा याद कर लो इस बात को, कैसे करना है, बात खत्म होती है। अत्यप्रदव्य जालिका, अत्यप्रदव्य जालिका की खोज पोर्टर, ठीक है, अल्बर्ट एर्नेस्ट ने की थी, लेकिन आपको पोर्टर याद रखना है। पोर्टर से आप याद रखोगे पोर्ट करने वाला, यानी एक नलिका की तरह। तो एक अंधप्रदव्य जालिका, एक क्या है, जालिका यानी नलिका की तरह संरचना है, जाली की तरह संरचना है। नलिका अंदर से होती है, बाहर से देखोगे एक जाली सी नजर आएगी, तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ये क्या है, ठीक है, नेट की तरह, जाली की तरह संरचना है। क्लियर है बात। उसके बाद ये क्या करती है, आकार प्रदान करती है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है सेल के अंदर, एक जगह से मतलब नलियों के माध्यम से दूसरी जगह प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस हो गया, निर्माण हो गया, दूसरी जगह भेज देगी, ठीक है। यानी ये दो भागों में बांटी जा सकती है, एक तो चिकनी, एक खुरदरी। चिकनी जो होती है वो करती क्या है जी, वो लिपिड का फॉर्मेशन करती है और क्या कर रही है, कुछ आयन वगैरह का स्टोरेज करने का काम करती है, बस इतना ही काम है, उस पर राइबोसोम चिपके नहीं होते, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, रफ जो होता है उसका क्या काम का है, वो तो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यानी प्रोटीन का निर्माण करती है, आप ऐसे कह सकते हो। आपसे पूछेगा राइबोसोम अंतःप्रदेशीय जालिका के किस भाग पे चिपके होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, खुरदरे, यानी राइबोसोम रफ यानी खुरदरे पे चिपके होते हैं राइबोसोम। बात कंप्लीट होती है, राइबोसोम का इतना ही काम था, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा अंतःप्रदेशीय जालिका के बारे में। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अंतःप्रदेशीय जालिका हो गई हमारा। कुछ रह गया क्या, मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। प्लास्टिक रहता है, लवक रहता है, मेरे हिसाब से ये होता है भी क्लास चौकी लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है ना। क्लास ज़्यादा लंबी होने के चक्कर में हमें फिर क्या करना होगा अब, ठीक है, आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए बता दो आप, ठीक है। शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा है। भगवान आपको जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी कामयाब करेगा, जितनी ज़्यादा लाइक करोगे कामयाब जल्दी करेगा। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हमारा रहता है लाइसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, उसके बाद कुछ रहता तो नहीं है ना, ठीक है, कुछ रहता होगा, आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लवक वगैरह के पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्रक, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र वगैरह क्या होते हैं, जहाँ से हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से सेट करके। लेकिन आपका वहां पर आपको कंसेप्ट काम में आएगा, आप रट्टा मार लो कोई काम नहीं आएगा। जहां पे ट्रिक की जरूरत होगी मैं ट्रिक भी करवा दूंगा, लेकिन आप रट्टा मार लो, वहां पे कंसेप्ट काम आएगा। आपको यही पता नहीं है डीएनए आरएनए किसका हिस्सा है, या डीएनए गुणसूत्र का हिस्सा है, या गुणसूत्र डीएनए, जीन क्या है, केंद्रक में क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम, इन चीज़ों के बारे में समझना होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे एक एक बात को, ठीक है ना। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जम के लाइक और शेयर मार दीजिए, ठीक है ना। बाकी मेरा काम है, कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ाऊंगा ना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, उससे बाहर कुछ आने का नहीं है, ठीक है। और भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी दे, और जय हिंद, ठीक है। मिलते